ओके, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग अगेन, मैंने कल आपको ये कहा था कि आपने हमने इसको रिस्पॉन्सिव करना है। इट्स टोटली योर अप्रोच कि आप पहले पूरा डिज़ाइन बनाएं और फिर उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की फिक्र करें, या जो सेक्शन बनाएं साथ साथ उसको मोबाइल पे टेस्ट करें और मोबाइल डिवाइसेस पे भी रन करें। आप यू आर गुड, मतलब यू आर लकी वन कि आपको हर तरह के मोबाइल पे किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन को टेस्ट करने की का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अगर आप फिजिकली किसी डिवाइस पे टेस्ट करना चाहते हैं तो पता है क्या करेंगे, वही गिट कमिट गिट पुश और पेज को लाइव करके अपने आप को खुद को मैं करता हूँ व्हाट्सएप करके मोबाइल पे वो पेज ओपन करके यहाँ पे देखता हूँ जी यहाँ कैसा लग रहा है। ये तो फिजिकल टेस्ट हो गया, रियल जेन्युइन टेस्ट हो गया मोबाइल डिवाइसेस पे। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या जिन्होंने गिटहब पे अपलोड नहीं किया, वो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे टेस्ट करेंगे वो भी बता दिया मैंने कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, यहाँ इस वाली डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे सब कुछ सत्यानाश हो रहा है। ठीक है, यानी वी नेवर टच द मोबाइल ओरिएंटेशन। तो आप यहाँ से मोबाइल की डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस को सेलेक्ट करके या टारगेट करके भी देख सकते हैं और इस तरह से आप। तो अब बेसिकली हमने हमारा ये जो सेक्शन है ना रेड वाला, इसको हम एडजस्ट करते हैं, जो कल हमारा पेंडिंग काम रह गया था। फिर हम इस नेव बार को कोशिश करते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस पे टेस्ट करें और फिर हम आगे चलें। तो सबसे पहली चीज़, पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, रेड वाला जो बॉक्स है, ठीक है, नॉर्मल स्क्रीन पे। तो ये तो एक हो गया मोबाइल टेस्ट ब्राउज़र के अंदर ही। दूसरा मोबाइल टेस्ट मैंने आपको कहा था कि आपने लाइव किया हुआ है, आप लिंक व्हाट्सएप करें, मोबाइल पे खोलें, मोबाइल ब्राउज़र पे खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज़ सीधी है क्या नहीं है। तो यहाँ से हमने कल एक पैराग्राफ रिमूव किया था जस्ट टू मेक वो इस चीज़ को, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो लाइव दिखाने के लिए। इसको मैं कर देता हूँ दिस पी और दिस। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों हेडिंग्स ऊपर वाली और नीचे वाली कैप्स हैं, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट ओवरले इनर के अंदर आऊँगा, इसको पहले फाइंड करेंगे, पहले कहीं टारगेट किया, वो कोशिश करेंगे एक चीज़ को पहले टारगेट किया हो तो दोबारा उसको टारगेट ना करें, पहले उसको फाइंड करके चेक कर लेंगे ये पहले कहीं टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं ये कंट्रोल F से करेंगे ना, कंट्रोल F, और वो ओवरले इनर जो क्लास वहाँ से कॉपी की मैं यहाँ पेस्ट किया तो मुझे नज़र आ गया कि यार ये पहले से टारगेट हुआ पड़ा है, ठीक है। कंट्रोल F से फाइंड होता है, वो हर टूल में होता है विंडो में। अच्छा, मैंने इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। मुझे अब स्टाइल इसमें नहीं करना, बल्कि सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे ये दो हेडिंग्स टारगेट करनी है और इनके सारे लेटर्स को कैपिटल करना है। बाज़ लोग मेरी तरह पागल होते हैं, जब शुरू में था तो मैं यहीं पे सारों को मिटा के ना सारे कैपिटल लिखना शुरू कर देता हूँ ठीक है, तो दैट्स नॉट द केस। अगेन यहाँ पे आप जाएं और पहले ये देख लें कि इस टेक्स्ट ओवरले के अंदर H3 और H1 इन दोनों को आपने क्या करना है, इसके अंदर जो भी H3 है और फिर इसी पूरे को टारगेट करके H1 कर लें, ठीक। और इसको क्या कर दें, टेक्स्ट डेकोरेशन सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो ये क्या करेगा, तमाम के तमाम लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। उसके बाद आपके पास अगर आप देखें तो हमारे पास हेडिंग्स के डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं टॉप बॉटम, लेकिन चूँकि हमने स्टैटिक करके सारों के मार्जिन पैडिंग ख़त्म कर दिए तो सारी हेडिंग्स की क्या हो गई, मार्जिन और पैडिंग ख़त्म हो गई। हमें अगर देखें तो दोनों के बॉटम पे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑलरेडी सेलेक्ट हुए पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम इट्स काइंड ऑफ 12 पिक्सल्स, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि 12 ज़्यादा है तो आप इसे कम कर दें, दैट्स ऑल राइट। और उसके बाद अगर आप देखें तो पैराग्राफ के नीचे जो दो बटन्स की तरह के लग रहे हैं, अब यहाँ पे डिसीजन करना है आपने। बटन्स शक्ल देख के बटन नहीं बना देने, यहाँ बटन नहीं बनेंगे। अगर आप बना दें तो आपकी मर्ज़ी, आप शहज़ादे, कोई रोक नहीं सकता आपको। ये डिसीजन कैसे होगा कि यहाँ बटन बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे बताएं कि क्या ये फॉर्म है या इस एरिया में कहीं भी यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है। तो बटन कब बनाते हैं, जब फॉर्म एलिमेंट हो, जब यूज़र से इनपुट लिया जा रहा हो और उस इनपुट के लेने के बाद उस फॉर्म को सबमिट करना हो। तो पहला डिसीजन तो ये है कि यहाँ कहीं भी कोई फॉर्म नज़र, कोई इनपुट एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये बटन नहीं है। तो फिर क्या है, दिख रहे बटन है लेकिन एक्चुअली ये एंकर टैग है।
इनका बिहेवियर क्या होगा कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो देख रहे हैं प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है और कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो यहाँ एक तो उसके ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट से ही जाहिर है कि इसके क्लिक करने पे ये दूसरे पेज पे मूव करेगा। तो क्लिक पे दूसरे पेज पे मूव करना किसकी खासियत है? एंकर टैग की। तो ये दोनों क्या है? एंकर टैग हैं, दे लुक लाइक अ बटन। तो हम बनाएंगे एंकर टैग और उनको स्टाइल कैसा करेंगे? बटन जैसा करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले पैराग्राफ के नीचे भी क्या है? बेसिकली थोड़ी सी स्पेस है, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको टारगेट करूँगा, लाइक इसके अंदर जो P है और इसको भी मार्जिन बॉटम में 8 दे दूँगा। और अब मुझे इन दोनों बटन्स को स्टाइल, दोनों एंकर्स को स्टाइल करना है। तो एंकर्स मैंने पहले से रखे हुए, तो मैं यहाँ पे जाके अगेन जो भी एंकर हैं इनको पहले कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दूंगा। और वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जी, पहले तो पैडिंग, दैट्स गोइंग टू बी टॉप बॉटम से 6 पिक्सल दे दे, लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल दे दे। और अगर मैं जाऊंगा तो ये पैडिंग आपको पता है कि थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करेगी, ठीक है। और वो क्यों करेगी? ग्रीन कलर का कोड क्या था हमारे पास? ये था। पैडिंग एबनॉर्मल क्यों बिहेव करेगी? क्योंकि एंकर टैग क्या है? इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट को फिर हमें मे बी कन्वर्ट करना पड़े। ये देख रहे हैं वो जो ऊपर मार्जिन था इसके, तो हम इसे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले एंड इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा? ये डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और अपनी वो मार्जिन। अब मुझे इन दोनों के दरमियान आपस में क्या चाहिए? मार्जिन चाहिए। तो मैं पहले को या दोनों को मार्जिन टॉप बॉटम से 0 चाहिए, लेफ़्ट राइट से मुझे 6 पिक्सल्स चाहिए, ताकि 6 और 6 दोनों के दरमियान 12 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक। मुझे बॉर्डर रेडियस चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बटन्स क्या हैं? राउंडेड हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? बॉर्डर रेडियस। अगर आप मुझसे पूछेंगे जी कि कितना देंगे, तो मुझे कोई पता नहीं है कितना देंगे। मैं वैल्यू को वेरी करके देखूंगा, जहाँ पे मेरी इसकी शक्ल जो है वो एग्जैक्ट इस तरह की दिखेगी, वहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। इट लुक्स ओके फॉर मी नाउ। तो थोड़ी सी टॉप बॉटम से पैडिंग ज़्यादा कर देंगे और एंकर के जो प्रीसेट्स हैं, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन है और कलर वाइट है, ठीक है। तो ये एंकर ही को सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसे क्या करूँगा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके और कलर इसका कर दूंगा वाइट। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक और छोटा सा इंजेक्शन, जैसे डेली होता है। दूसरा, ये सारे के सारे क्या हैं? कैपिटल है। तो मुझे यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, क्या? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विच इज़ अपर केस, सॉरी ये नहीं है, ये, ठीक। अगर उसके बाद अब एक बटन जो है वो मेरा बैकग्राउंड कलर उसमें नहीं है, जबकि दूसरे बटन में बैकग्राउंड कलर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दूं एक चीज़, या मैं बैकग्राउंड कलर दूं ही ना, दोनों काम ठीक है। बैकग्राउंड कलर दूं ही ना, सॉरी, और फिर दोनों में से एक बटन को टारगेट करके उसको बैकग्राउंड कलर दे दूं, यानी सॉरी क्या चीज़? ये जो ग्रीन कलर है वो हॉवर है, ये जो ग्रीन कलर है हॉवर है, या वाइसा वर्सा है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ों के चांसेस हैं। अगर हॉवर या हीरो सेक्शन में जो बटन्स होते हैं ना, जिस बटन को ज़्यादा हाईलाइट करना होता है, असल में ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? यूज़र की अटेंशन को ड्रैग करने के लिए, ठीक। अब ऑब्वियसली जब आपके पास स्टैटिक इमेज होता है ना, तो ये डिसाइड करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है कि व्हाट इज़ व्हाट, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस कम्स इनटू प्ले हियर, जहाँ वो फिग्मा की फाइल होती है और वो बाकायदा प्रॉपर बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस आपसे भी एग्री कर सकता हूँ, मैं किसी को खफा नहीं कर सकता ठीक है। इसे हॉवर भी कर सकते हैं और सिंपल बटन्स को डिज़ाइन ही एज इट इज़ कर सकते हैं। आप एक काम कर लें तो दोनों आपके पास दोनों आ जाएँ। मैं ये सपोज करता हूँ अगर हावर वाला करूँ तो मुझे नॉर्मल बटन का बिहेवियर क्या रखना होगा? बटन को सिर्फ बॉर्डर देना होगा, और हावर पे क्या करना होगा? बॉर्डर हटा के बैकग्राउंड कलर फिल करना होगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अभी दोनों के लिए, अभी मैं रेड कलर हटा दूँ ना, ये जस्ट तंग कर रहा है, अब दिखाने के लिए था ये। तो ये जो, अच्छा उससे पहले मुझे इन सारे टेक्स्ट के कलर्स को क्या करना पड़ेगा? वाइट करना पड़ेगा। सो विच इज़ दिस,
कलर वाइट, और जो पैराग्राफ है इसको भी कलर वाइट। ठीक, और अब मुझे दो बटन्स ये हैं, तो मुझे करना पड़ेगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक, क्लियर। अब आपको ये लग रहा है कि ये बटन, इसकी अलाइनमेंट यहाँ से डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट, क्योंकि हमने मार्जिन लेफ्ट राइट दिया ना, तो फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड से मार्जिन क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये 0 कर देंगे। ठीक है, एनीवेज, तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इस पर अब दोनों बटन नॉर्मली ऐसे शो हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इन पे हॉवर लगा दें, और ये भी पॉसिबल है कि आप एक बटन को ग्रीन ही कर दें पक्का और दूसरे को नॉर्मल छोड़ दें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे हॉवर करूँगा, और हॉवर पे मुझे दो प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, एक तो बॉर्डर नन करना है, यानी अगर इस पे बॉर्डर लगा हुआ तो क्या कर दे, नन कर दे, और दूसरा क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर करना है। और बैकग्राउंड कलर के लिए, अब जो मैं इंजेक्शन देने की बात कर रहा था ना, मुझे बैकग्राउंड कलर को देखने के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर नीचे आना पड़ रहा है। यस, यही इंजेक्शन लगाने का बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, और ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहाँ में लेट्स सपोज हमारी पूरी वेबसाइट में 4 कलर यूज़ हुए हैं, तो हमें जहाँ कहीं भी कलर अप्लाई करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल द वे अप जाना पड़ेगा, कलर याद करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। एक तो ये ना कि आपको याद हो जाए, फिर तो भले ही चंगा है, हेक्साडेसिमल कौन इतना वेला याद करता है फिर, ठीक है। तो मुझे दोबारा ऑल द वे नीचे आना पड़ता है, और फिर जाके, और बीच में अगर कहीं मैं इन बिटवीन कर रहा हूँ तो मुझसे वापस कहाँ जाना है वो भूल ही जाऊँगा। ठीक है, खैर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन बताने लगा। अब आप इस पे आएंगे तो ये, अब आप मुझे कहेंगे यार ये हल्का सा जर्क ले रहा है, नहीं ट्रांजिशन को छोड़ें, ट्रांजिशन से पहले ये जर्क ले रहा है। ट्रांजिशन तो स्मूथनेस के लिए होता है ना, लेकिन ये फील हो रहा है आपको, ट्रांजिशन तो इस स्मूथनेस के लिए होता है कि इसी एलिमेंट पे स्मूथनेस आ जाएगी। ये दूसरा भी डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। अगर देखिए मैं इस बटन पे हॉवर करता हूं तो दूसरा क्यों हिल रहा है, एनी गेस? यस, इसकी रीजन क्या है, पहले रीजन जाने देंगे या नहीं देंगे, वो तो सोल्यूशन यही है। रीजन क्या है कि जब मैं इस पे नॉर्मली इस पे बॉर्डर कितना है, 1 पिक्सल है, जब मैं इस पे हॉवर करता हूं तो बॉर्डर क्या हो जाता है, नन हो जाता है। जब बॉर्डर नन हो जाता है तो 1 पिक्सल स्पेस कम हो जाती है, तो जो अगला वाला है वो 1 पिक्सल पीछे जर्क मार लेता है, हल्का सा पीछे पुश हो जाता है। तो इसलिए जो हमने किया ना बॉर्डर नन, रीजन पता चल गया ना क्या है, तो हमने बॉर्डर नन नहीं करना, हमने कहना बॉर्डर रहे लेकिन ट्रांसपेरेंट हो जाए, नजर ना आए लेकिन रहे सही। तो उससे क्या होगा, इफेक्ट यही होगा, लेकिन वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बॉर्डर नन की बजाय क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट। एक डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एक मिनट, ऑलराइट, हमने वर्क अराउंड नहीं ढूंढना ना, वर्क अराउंड तो बहुत सारे हैं, हमने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए। ओके, गॉट इट, कि हमने उसे कहा बॉर्डर 1 पिक्सल ही रखो, सॉलिड ही रखो, लेकिन कलर में क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। तो अब उसको ये यहाँ से जर्क फील नहीं हुआ कहीं भी। अब ये जो काम है ना, ये ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन ये ट्रांजिशन जब पढ़ाऊंगा तो तब ट्रांजिशन बता दूंगा। अब एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि कलर के लिए मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है भाई, हम डिज़ाइनर हैं, ये तो हम और कई केसेस में ऊपर नीचे जा सकते हैं। प्रॉब्लम एक और हो सकता है, आपको क्लाइंट ने वेबसाइट का डिज़ाइन दिया और आपको उसने थीम कलर दिए 2, हमारे एक ग्रीन है और एक ग्रे है, देखा ना आपने, बल्कि 3 है, एक ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है और एक ग्रे है। ब्लैक एंड वाइट यूनिवर्सल होते हैं, इसको कलर स्कीम में काउंट नहीं किया जाता। तो टोटल हमारे 5 कलर हैं, जिसमें हमारे थीम के कितने कलर हैं, 3 कलर हैं, 2 ब्लैक एंड वाइट हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। 3 कौन कौन से कलर हैं, एक तो ये ग्रीन है, और एक हमारा ये लाइट ब्लू है, या पता नहीं क्या नाम है इसका, कुछ भी है, और एक ये लाइट ग्रीन है। तो 3 कलर हमारी थीम के। आपसे कस्टमर ने पूरी वेबसाइट बनवा ली, पूरी वेबसाइट बनवाने के बाद
उसको डिज़ाइनर ने मशवरा दिया, यार ये ग्रीन कलर ना ठीक नहीं लग रहा, इस जितनी पूरी वेबसाइट में जितनी जगहों पे ग्रीन कलर यूज़ हुआ है ना, इसकी जगह ऑरेंज कलर यूज़ कर दो। गेस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? जनाब उठे, वेबसाइट खोली, अच्छा ये एक पेज नहीं है, 10 पेजेस है फॉर एग्जांपल, पूरे 10 पेजेस में जहाँ जहाँ बैकग्राउंड कलर या फॉरग्राउंड कलर ग्रीन यूज़ है उसको उठा के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 4 दिन लग जाएंगे मे बी 1 दिन लग जाए, लेकिन आई मीन इट्स अ हेडेक, गॉट इट? अच्छा आप कहेंगे जी कस्टमर को क्या पड़ी, पहले सोच लेना सी ना, या तो आपको कस्टमर को कहते हैं यार मैं पहले सोच के बताना था, अब नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, बिकॉज उसने आपको पैसे देने तो आप ना नहीं कर सकते। कस्टमर को क्या पड़ी कलर चेंज करवाने की? अगर आपने कभी फील किया हो, ये 23 मार्च आया था पिछले दिनों, तो मैं एक वेबसाइट देख रहा था जिसने 23 मार्च की मुनासबत से पूरी वेबसाइट की थीम ग्रीन कर दी थी, मतलब पाकिस्तान डे की खुशी में कह लें या सेलिब्रेशन में कह लें। 14 अगस्त आया, यानी नॉर्मली आपकी वेबसाइट यही रही, इस केस में तो है ग्रीन कलर ना, लकीली ठीक है, नॉर्मली आपकी वेबसाइट की कलर, कोई एक खास इवेंट आया तो उस इवेंट की सेलिब्रेशन के लिए आपने वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट या पूरी वेबसाइट की थीम उस इवेंट से एसोसिएट करके उस जैसी कर दी, ठीक? तो इसके लिए फिर एक प्रॉब्लम है कि आप क्या इतने वेले हैं कि जितनी जगहों पे बैकग्राउंड कलर या जितनी जगहों में फॉरग्राउंड कलर यूज होगा आप उसको जाके मैनुअली चेंज करते फिरेंगे, दैट्स नॉट द गुड थिंग। तो उसके लिए फिर हल ये है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप ऐसी चीज़ जिसने चेंज होना है या जिसको आपने वेरिएबल रखना है, वेरिएबल का मतलब, लफ्ज़ वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल, मुतगय्यर, ये ठीक है, तो आप उसको वेरिएबल में ही रख दें। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल के तौर पे ये मेरा स्टैटिक है या HTML है या बॉडी है, तीनों चीज़ों में जहाँ भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी पूरी वेबसाइट पे ये 3 कलर डिसाइडेड हैं जी, या ग्रीन यूज़ होगा या लाइट ब्लू यूज़ होगा या लाइट ग्रीन यूज़ होगा, और मैं इतना सियाना हूँ कि मैंने पहले ही इन तीनों को कमेंट्स में रख दिया था कि मुझे पता था कि बाद में मैं वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ। तो अब आपको पता है कि यही 3 कलर यूज़ होने हैं पूरी वेबसाइट में, तो आप इन 3 कलर्स को वेरिएबल्स में रख लें। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, 2 दफ़ा हाइफन लिखें और कलर का नाम लिख दें। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रीन, लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन। आपको ये 3 कलर चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लें जी ग्रीन कॉलन और इस ग्रीन के साथ ये लिख दें। क्लियर हुई ये बात? ये जो ग्रीन है 2 हाइफन्स के साथ, ये आपका क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। अच्छा, वेरिएबल का क्या मतलब है? अब जहां भी आप कलर देंगे, ग्रीन तो याद रखना आसान है ना, हेक्साडेसिमल कोड याद रखना मुश्किल है, तो जहां भी आप बैकग्राउंड कलर देंगे वहां ये कलर कोड नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे? वो वेरिएबल का नाम। अब CSS में CSS को ये बताने के लिए कि ये वेरिएबल है, एक फंक्शन होता है कि बैकग्राउंड कलर में आप लिखें वार। वार का मतलब क्या है कि यहां में क्या देने लगा हूं? वेरिएबल देने लगा हूं। मेरे पास अभी तक एक ही वेरिएबल है, कौन सा? ग्रीन, तो मैंने सिंपली इसको ये कर दिया। तो अब बैकग्राउंड कलर ये कहां से पिक करेगा? ग्रीन से, और ग्रीन में क्या असाइन किया हुआ है? वही ग्रीन कलर। इसका फायदा क्या होगा? अब जहां भी आपने ग्रीन कलर यूज करना है वहां बजाय डायरेक्ट हेक्साडेसिमल कोड रखने के आप क्या रख दें? वेरिएबल रख दें। कल कल कस्टमर कहता है जी कि पूरी वेबसाइट का कलर ग्रीन से ऑरेंज करना है, तो आपको सिर्फ यहां आके चेंज करना है, बाकी 600 जगहों पे जहां जहां वो ग्रीन यूज हुआ वो खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगा। क्या चीज़? अच्छा, उसका अलग वेरिएबल बना ले। मिसाल के तौर पे आप, ज़ाहिर है आपने लेट्स सपोज अल्फा अगर यूज़ किया 4 जगहों में, तो कोई ना कोई कंसिस्टेंसी पैटर्न फॉलो किया होगा ना आपने। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने डिफरेंट यूज़ किया हुआ अल्फा, दूसरी जगह पे डिफरेंट, तीसरी जगह पे डिफरेंट। अगर 2 जगह या 3 जगहों में भी अल्फा की डिफरेंट वेरिएशन यूज़ करनी है तो 2-3 वेरिएबल बना लें। इट्स ऑलवेज इनफैक्ट गुड थिंग। ये बात क्लियर होगी ये सबको? वैसे इसकी मैनिपुलेशन उस तरह से भी की जा सकती है कि आप अल्फा को वेरिएबल रखें और इसके अंदर आखिरी अल्फा का फैक्टर फिर से वेरिएबल रख दें, लेकिन वो डीप नेस्टिंग हो जाएगी, थोड़ा सा आगे चल गया, वो इंजेक्शन का अगला पार्ट है, ठीक है। सो अगेन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको कोई भी नई चीज़ बताऊँ तो इतने गैर महसूस अंदाज में बताऊँ कि आपको पता भी लग जाए और फील भी ना हो।
समझ आ गई बात? तो अब नॉर्मली जब भी आप, अच्छा ये ग्रीन जो है ना, अब ग्रीन की दो वेरिएशंस हैं, आपने देख लिया लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, तो अगर मैं ये कर दूं प्राइमरी ग्रीन एंड सेकेंडरी ग्रीन, तो वुड इट मेक सेंस? क्योंकि मैं आपको साथ साथ बूटस्ट्रैप की कन्वेंशन को भी रटवाना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू स्विच टू द बूटस्ट्रैप, ताकि वहाँ पे पहुँचे तो गैर महसूस अंदाज में बूटस्ट्रैप भी याद आपको आता हो। तो मैं इसको सिर्फ ग्रीन कहने के क्या कह दूँगा? प्राइमरी ग्रीन। ये मेरी कन्वेंशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग आप रखना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसे कहूँगा प्राइमरी ग्रीन। नॉर्मली वेरिएबल की कन्वेंशन है कि आप वेरिएबल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, इस तरह कर दें, और मुझे चेक करना पड़ेगा कि बीच में हाइफन्स अलाउ है वेरिएबल नेम में या नहीं अलाउ। आई गेस नहीं अलाउ, तो नहीं भी अलाउ ना तो आप कैमल केस में लिख दें, ठीक है। अब आप इसको यहाँ कर दें प्राइमरी ग्रीन। अच्छा, अब ग्रीन जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है आप यही काम करेंगे। कहाँ यूज़ हुआ है ग्रीन? ये यूज़ हुआ है। तो अब बजाय मुझे वापस ऊपर जाने के, मुझे पता है इसको क्या देना है, प्राइमरी ग्रीन देना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा? वार, उसने खुद ही हिंट में दे दिया जितने भी वेरिएबल थे, यहाँ लिखेंगे तो ये खुद ही हिंट में दे दिया प्राइमरी ग्रीन, ठीक। अब आप वापस यहाँ पे आएँ और अपनी वेबसाइट पे आएँ और आप देख लें जहाँ जहाँ ग्रीन था वो एज इट इज़ इफेक्ट हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दिस इज़ द CSS वेरिएबल्स, ठीक है। अब नॉर्मली हम करते क्या हैं, ये काम वेबसाइट के स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि उस वक्त CSS वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं थी। जब भी आप प्लानिंग, ये भी प्लानिंग का फेज़ है कि आप जितनी भी वेबसाइट के कलर्स हैं उन सारों के क्या बना लें, एक ही दफ़ा वेरिएबल बना लें। तो पहले मैंने नहीं बनाया, अब बनाने लगा, ठीक है। सेकंड में क्या दूंगा जी, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रीन, और इसको क्या दे दूंगा, ये जिसको मैंने लाइट ग्रीन कहा हुआ है, ठीक है। तीसरा कलर मुझे क्या चाहिए जी, लाइट ब्लू, और वट एवर इट्स नेम इज, तो यहाँ पे मुझे देना है ये वाला लाइट ब्लू। और चौथा मुझे क्या देना है जी, ब्लैक, और इसको मुझे देना है जी 0000000, और आगे क्या देना है जी, वाइट FFF। ब्लैक एंड वाइट को मैं क्यों वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, अब क्लाइंट है ना, उसका तो कुछ भी कहीं भी मूड चेंज हो सकता है, कहीं फ्यूचर में जाके यहाँ जो ब्लैक कलर शो हो रहा है ना, इसको रेड कर दो। अब ब्लैक कलर तो 600 जगहों पे यूज़ हो रहा होगा, सारों को रेड करते फिरेंगे, तो इसलिए मैंने ब्लैक को भी किधर रख दिया, वेरिएबल में रख दिया। तो अब ये 4 वेरिएबल्स, समझ आ गई आपको बात? ये मैंने रखे हैं स्टैटिक में। आप इसको एक और टर्म है रूट में भी रख सकते हैं। रूट इज नथिंग बट पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट का रूट, ठीक, जद्दे अमजद जिसे समझ लें। तो आप ये जो काम जेनेरिक हैं वो इधर भी रख सकते हैं, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। सो मैं फिलहाल, तो अब मैं इनको हटा दूं, और उन्होंने कहा था जी कि अल्फा को भी कंट्रोल करना हो तो फिर आप RGB है तो है ना आपके पास, आप इनके भी वेरिएबल्स बना लें, ठीक है। तो मैं अभी इसको रिमूव नहीं कर रहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन अल्फाज के भी वेरिएबल्स बना लूँगा, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया जी आपको क्लियर। अब हम जाते हैं वापस इधर और वापस इधर। अब हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव दे दें इसको। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एक वर्ड जो है ना वो ग्रीन है, अगर आप यहाँ डिज़ाइन में देखें तो इन तमाम वर्ड्स में बीच में एक जो वर्ड है वो क्या है, ग्रीन है। अच्छा, ये थोड़ी सी आपको यहाँ स्टफिंग लग रही होगी, तो मेरा ये कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, शायद इनका कंटेंट कम है, तो आप एग्जैक्ट कंटेंट मैच करेंगे तो दैट शुड बी ओके विद दैट। एक वर्ड समटाइम, मतलब अक्सर ऐसी सिचुएशन आएगी आपको कि पूरे टेक्स्ट में से, पूरे पैराग्राफ में से, पूरी हेडिंग में से एक वर्ड का स्टाइल डिफरेंट है। तो आप क्या करें, जैसे यहाँ ऑसम है, तो एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास, एक ऐसा टैग है जिसको हम स्पैन के नाम से याद करते हैं, जो ब्लॉक लेवल नहीं है, इनलाइन है, और इसका काम ये है कि कहीं छोटा मोटा पीस, कहीं पैच लगाना पड़े तो वहाँ आप क्या करें, इस स्पैन को यूज़ कर लें। और इस स्पैन को आप कहें जी कुछ भी कह दें, मैं इसको क्लास दे देता हूँ जी HIGHLIGHT, हाईलाइट,
कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे जाके इस हाईलाइट को जाके बोलूँगा जी कलर। अब उसका कलर क्या था, ग्रीन था, तो मुझे ग्रीन नहीं यूज़ करना, मुझे क्या यूज़ करना है, वॉर। और यहाँ देखें सारी सजेशंस आ गई मेरे पास, प्राइमरी ग्रीन, ठीक। और यहाँ पे वापस आए, क्लियर। अब वैसे टेक्निकली अगर मैं बहुत डीप जाऊँ तो इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और फिर इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा वो है, और वो सारा कुछ आई बिलीव आप इस पोजीशन में है कि आप कर सकेंगे। अब हमारी रह गई ये नंबर, इसको हम बनाते हैं, या उससे पहले हम ये कर लें, इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव कर लें मेरे ख्याल में, फिर हम उस बार की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब हमारा डिसीजन ये है, नॉर्मली जब भी कोई वेबसाइट मोबाइल पे ओपन होती है तो उस पर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता बनिस्बत उसके कि जब वो वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हो। क्यों कि बाय नेचर मोबाइल की स्क्रीन पे साइज़ ही कम होता है, जगह ही कम होती है, स्पेस ही कम होती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारा का सारा कंटेंट मोबाइल पे भी स्टफ़ करें ही करें। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर मजबूरन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन जब आपको डिज़ाइन दिया जाता है तो नॉर्मली दो वेरिएशंस दी जाती हैं। जो जैसे हम डिज़ाइन देख रहे हैं ना इमेज को, तो आपको मोबाइल वाला अलग दिया जाता है और डेस्कटॉप वाला अलग दिया जाता है, बीइंग अ वेब डेवलपर। अभी हमारे पास वो है नहीं, तो हम खुद ही से गेस करेंगे विच इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम लोकेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम देखें, टॉप नैव बार की बात करने लगा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है why it is not showing a full width, ओके। प्रॉब्लम ये है कि मैं इस वक्त iPhone 12 Pro पे हूँ, ये ऊपर लिखी हुई डिवाइस का नाम। ये जो ऊपर हेडर का कंटेंट है ना और ये जो स्लाइडर का कंटेंट है, ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो पहली थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मीडिया स्क्रीन, मैं अक्सर ये चीज़ भूल जाता हूँ, तो आई जस्ट लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। ये आपको पहले बता चुका हूँ, आप कहाँ से कॉपी करें अगर आप भूल जाएं तो, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, अल्टीमेटली हमने इस पे जाना है, इसकी डॉक्स पे जाएं और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स में आए, और यहाँ पे मैं मैक्स को कॉपी कर रहा हूँ। अगेन हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरी भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। इन कमेंट्स को, ये जो इसने दिए मैं इनको मैं रहने देता हूँ, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। यानी अगर आप इस मीडिया क्यूरी में कोई भी स्टाइल लिखेंगे तो ये कहाँ अप्लाई होगा, ये देख लें, पोर्ट्रेट फ़ोन्स लेस देन 576। तो ये कमेंट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, यानी यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे वो कहाँ अप्लाई होगा, जब आपका डिज़ाइन कहाँ खुलेगा, डिवाइस विच इज़ लेस देन 576। और जब आप इस पे करेंगे, यानी इस पर्टिकुलर मीडिया क्यूरी पे कोई भी स्टाइल करेंगे, वो कहाँ अप्लाई होगा, एनीथिंग लेस देन 768 एंड सो ऑन। तो लेट मी this और this। अब पहली बात तो यह है कि आप डिटेक्ट करें कि आपका स्क्रीन साइज है क्या। अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ एक हैंडलर शो होता है, नॉर्मली वो शो होना चाहिए बेसिकली। ये तो इसको भी अब नॉर्मली शो करता है, लेट रिस्पॉन्ड करता है। हम इसी पे गुजारा चलाते हैं फिलहाल, ठीक है। अब दिस इज व्हाट, पहले तो आप ये देखें कि आपका कंटेंट डिस्टर्ब होना कहाँ से शुरू हो रहा है। आप स्क्रीन को रीसाइज करें और टॉप पे यहाँ पे नोट करें, जो पहला डिजिट नज़र आ रहा है आपको, पहला नंबर नज़र आ रहा है आपको 964,
यहाँ पे ठीक है, 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 यहाँ पे भी ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है 876 पे। हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेक पॉइंट क्या है 770 समथिंग, 767, ये वाला हमारा ब्रेक पॉइंट है। तो यहाँ पे ये जो सारे आइकन्स हैं ये क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। दो हल है मोबाइल पे, या तो आप इनको हाइड कर दें या आप इनको रीएडजस्ट कर दें। अब हम हाइड तो नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल हमें इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये ब्रेक पॉइंट आए तो ये स्टाइल क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी 768 आर लेस, 768 आर लेस। जब यहाँ पे मैं पहुँचूँ तो क्या हो जाए, ये एक अलग यूएल है और ये क्या है, एक अलग यूएल है, दोनों क्या हुई हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम अपार्ट हो गई। अब जब स्क्रीन इतने साइज पे पहुंची तो जगह ही नहीं बची, तो हल क्या है, एक हल तो है कि आप हाइड कर दें, दोनों में से कुछ पार्ट को हाइड कर दें, हम हाइड भी नहीं करना चाह रहे। दूसरा हल ये है कि मैं इस स्क्रीन पे पहुंच के इन दोनों को डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूं, दोबारा क्या कर दूं, डिस्प्ले ब्लॉक। तो डिस्प्ले ब्लॉक से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और दोनों बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे और इनफ जगह बन जाएगी दोनों को शो होने के लिए। ठीक, तो इस काम के लिए मैं सबसे पहले इसका सहारा लूँगा दोबारा, यानी इंस्पेक्ट एलिमेंट का, यहाँ पे जाऊँगा और ये मेरी टॉप सोशल नेव बार के अंदर टॉप इनर है और ये क्या है, फ्लेक्स है। अगर मैं इस फ्लेक्स को हटा दूँ, कैन यू सी दिस, ये दोनों क्या हो गई, ऊपर नीचे आ गई, और ऊपर नीचे आने से जगह बन गई। अब इसको रीएडजस्ट करने का मतलब कि यार ये दिखने में भी तो अच्छी लगे ना, खाली जगह ही नहीं बनानी ना। ठीक, तो एक हल तो ये है कि मैं दोनों को सेंटर लाइन कर दूं। ठीक, दूसरा हल ये है कि ईमेल, फ़ोन और एड्रेस, बजाय ये सारी चीज़ें शो करने के, इनको रिप्लेस करके इनकी जगह इनके आइकन शो कर दूं। यानी जैसे ये आइकन नज़र आ रहा है ना सोशल मीडिया का, ट्विटर, गूगल और पिंटरेस्ट, इनकी जगह ईमेल और पूरा ईमेल लिखा होने के बजाय सिर्फ क्या शो हो जाए, आइकन शो हो जाए। वैसे भी आपको पता है इसके क्लिक पे हम किधर जाते हैं, डायलर ओपन हो जाता है या डिफ़ॉल्ट ईमेल एप्लीकेशन यूज़ हो जाती है। तो मोबाइल पे ज़ाहिर इतनी जगह है नहीं, तो इनको दिखाना ज़रूरी तो नहीं है। तो पहले हम ये काम करते हैं जो मैं करने लगा हूँ या करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली टॉप एक और प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ना, वो रो होती है। फ्लेक्स डायरेक्शन है क्या भला, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। मैं टारगेट कर रहा हूं इस वक्त टॉप बार इनर को। ठीक, अगर मैं सब कुछ रिफ्रेश कर दूं, नॉर्मली ये मेरी टॉप बार इनर क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स है। अगर मैं CSS में जाके डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको मैं सिर्फ ये कह दूं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, नॉर्मली जब भी आप किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, रो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। और रो का मतलब क्या है कि कंटेंट कहाँ शो होंगे, एक रो में शो होंगे। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी रो से चेंज, यानी फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी में कॉलम लिख दें, तो वही रो की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, यानी ऑन टॉप ऑफ ईच अदर स्टैक हो जाएंगे। वही करने लगो, दूसरी पॉसिबिलिटी वही बताने लगो। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा के दोबारा क्या कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये जो यूएल है ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगी, तो अगली जो यूएल है उसको उठा के क्या कर देगी, नीचे कर देगी। अब हमें इस कंटेंट को मोबाइल पे एडजस्ट करना है, तो दो हल हैं, या तो फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें या इसको डिस्प्ले क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ऊपर नीचे शो करने के लिए।
तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये काम हमने करना कहाँ पे है, जब आपकी स्क्रीन कहाँ पहुँचे 768 या उससे लेस, तो आप इसको क्या कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक। यहां पे ये नॉर्मल शो हो रही है। जब आपकी स्क्रीन यहां पे नॉर्मल है, जो ही आपकी स्क्रीन 767 से लेस होगी, क्लियर। अब 767 से जब लेस हुई तो वो नीचे तो आ गया, लेकिन अगेन वो डेकोरेटिव नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब आप यहां पे इसे रख के जितने भी स्टाइल्स हैं वो कर लें और फिर उसे उन स्टाइल्स को जाके मीडिया क्यूरी में दे दें। मिसाल के तौर पे ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है और ये जो सोशल आइकन्स है, अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बिल्कुल उसके साथ स्टिक हो गया यानी जुड़ गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सोशल आइकन है इसकी सेकेंड क्लास, इसको जाके टारगेट करें और यहाँ आके मार्जिन टॉप लेट सपोज 12 पिक्सल्स, और ये जो लेफ्ट साइड से क्या चीज़ है ये पिक कर लें, फर्स्ट चाइल्ड की लेफ्ट साइड से पैडिंग, उसको क्या करें, इसके अंदर LI है और LI का फर्स्ट चाइल्ड है और उसकी पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 0। सोशल आइकन्स फर्स्ट चाइल्ड और पैडिंग मिल रही है A को, LI के अंदर जो A है ओके। अच्छा, ये जो अभी मैंने काम किया है ये कितना लंबा चौड़ा काम है कि मैंने सोशल आइकन के अंदर गया, उसके अंदर LI के अंदर गया, LI के फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस किया, उस फर्स्ट चाइल्ड के अंदर जो एंकर है उसको जाके पैडिंग लेफ्ट जो है 0 देनी है। अब मैंने प्रॉपर्टी एक ही अप्लाई करनी है, पैडिंग लेफ्ट 0, लेकिन उसके लिए मैंने इतना बड़ा तरद्दुद किया, इतना बड़ा सेलेक्टर बनाया। दिस इज़ ऑल फाइन, दैट्स गुड, लेकिन यहाँ एक और छोटी सी टिप है या छोटी सी प्रोफेशनल अप्रोच है। आपको अक्सर जगहों पे ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए होंगे, कहीं आपको पैडिंग लेफ्ट 0 करनी होगी, कहीं आपको पैडिंग राइट 0 करनी होगी, कहीं आपको पैडिंग टॉप 0 करनी होगी, कहीं आपको पैडिंग बॉटम 0 करनी होगी, कहीं आपको मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट 0 करना होगा, कहीं आपको सारा मार्जिन 0 करना होगा और कहीं आपको सारी पैडिंग 0 करनी होगी। आप CSS में पहले यूटिलिटी क्लासेस बना लें छोटी छोटी। अगर मैं ये सारा काम करूँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच क्या है कि मैं यहाँ पे ना 4-5 क्लासेस बना लूँ और उनको मैं नाम दे दूँ यूटिलिटी क्लासेस। और इसको मैं कह दूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं कह दूँ .PL0 और इसको कह दूँ जी कि पैडिंग लेफ्ट 0। मैंने एक क्लास बनाई PL, मैंने अपने लिए एक शॉर्ट नोटेशन रख दी कि PL से क्या मरद है, पैडिंग लेफ्ट, और 0 से क्या मरद है, 0। अब बजाय ये काम करने के, अगर मैं ये काम कर दूं, इस PL की यानी PL0 की क्लास उठाऊं और सिंपली जिस एलिमेंट की पैडिंग लेफ्ट 0 करनी है वो जाके उसको दे दूं। मेरे केस में वो क्या है, ये है ना, लॉगिन और साइन अप, इसको जाके क्लास ये दे दो। क्लियर कि अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको इतना लंबा सेलेक्टर नहीं देना पड़ेगा,
और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको अगर 10 जगहों पे 10 डिफरेंट एलिमेंट्स को पैडिंग लेफ्ट 0 देनी हो तो आप हर एक को सेलेक्ट करके वहाँ जाके सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए इतना लंबा सेलेक्टर नहीं लिखेंगे, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जाके क्या देंगे, PL0। तो जिसको भी PL0 मिल जाएगी उसकी लेफ्ट साइड की पैडिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ये सिर्फ इस तरह की क्लास को CSS में, मतलब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी क्लास है। यूटिलिटी क्लास का मतलब ये जेनेरिक क्लास है, जहाँ पैडिंग 0 चाहिए वहाँ इस तरह की आप 5-6 क्लासेस बना लें या जितनी चाहिए बना लें। मैं कहता हूँ जी कि PL के बजाय कहीं पैडिंग राइट भी 0 चाहिए होती है तो मैं PR0 करके इसको क्या दे दूँ, पैडिंग राइट 0। इसको PT कह के क्या कह दूँ, पैडिंग टॉप 0। इसको PB कह के क्या कह दूँ, बॉटम 0। और एक और क्लास बना के जिसको सिर्फ P कह दूं और P पे क्या कह दूं, सारी पैडिंग 0। ठीक, समझ आ गई है जो मैं कहना या कन्वे करना चाह रहा हूं। तो इनको हम इस तरह की जेनेरिक क्लासेस को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी क्लासेस। यहां तक ये क्लियर होगी जी सबको बात। अब अगर आपको ये लगता है अच्छा इसने आप अप्लाई नहीं की, तो जितनी भी यूटिलिटी क्लासेज है ना, ये देने का पर्पस ये होता है कि आप बाकी सारे स्टाइल्स पे इन स्टाइल्स को प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा ये क्यों नहीं दी, यहाँ एक प्रॉब्लम एक दफ़ा एक टर्म पहले भी डिस्कस की थी, उसका सोल्यूशन नहीं बताया था। इसका आंसर है CSS स्पेसिफिसिटी। CSS स्पेसिफिसिटी भी एक टर्म है जो कि ज़ाहिर है अभी बताना थोड़ा सा मुहाल है, लेकिन आप सिंपली क्या कर दें, जब भी किसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहें, यानी अब मैं चाहता हूँ कि हर हालत में PL0 जो है वो पैडिंग लेफ्ट को क्या कर दे, 0 कर दे। अब मैंने PL की क्लास इस पे अप्लाई की है लेट्स सी, इस पे क्लास क्या लगी हुई है, PL0, और PL0 क्या कह रहा है, पैडिंग लेफ्ट 0 होनी चाहिए। लेकिन किसी और जगह पे कोई और पैडिंग इसको ओवरराइड कर रही है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जब भी किसी प्रॉपर्टी पे ये क्रॉस लगा हो ना या स्ट्राइक थ्रू लगा हो, तो इसका मतलब है कि सेम एलिमेंट पे कहीं और से भी पैडिंग अप्लाई हो रही है और वो इस पे प्रेसिडेंस ले रही है। इस केस में अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, ये जो यूटिलिटी क्लास है ना, इसको सबसे ज़्यादा तरजीह दो, इंपॉर्टेंस दो, तो आप सिंपली जाके इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखें और इसको लिख दें इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब जिस क्लास के साथ भी आपने इंपॉर्टेंस लिखा होगा ना, वो बाकी सारों को इग्नोर करके वो कहेगी यार मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे ही अप्लाई करो, बाकी सबको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, CSS स्पेसिफिसिटी फिर उधार रहा आपके लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आपके चेहरों से मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई मतलब अनहोनी बात या अजीब सी बात कर रहा हूँ। एनीवेज, अब अगर मैं फर्दर इसको डाउन करूँ, अभी मैंने सिर्फ एक स्क्रीन साइज को टारगेट किया है, इसको फर्दर डाउन करूँ तो एक लेवल ऐसा आएगा जिस लेवल पे ये जो कंटेंट है ये भी डिस्टर्ब होगा। यहाँ आके अच्छा एक तो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये कंटेंट ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है, मैं इस पर फिलहाल नहीं जा रहा, मैं सिर्फ टॉप बार को फोकस कर रहा हूँ, उसको फिक्स कर लें तो फिर भागेंगे। अब ये 17 पे आके डिस्टर्ब हो गया। हमने ये नहीं करना कि जिस स्क्रीन साइज पे डिस्टर्ब हो रहा है उसी स्क्रीन साइज को टारगेट करके पूरा का पूरा अपनी CSS की फाइल मीडिया क्यूरी से ही भर दें। जो स्टैंडर्ड्स हैं हमने सिर्फ उन्हीं को देखना है, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली डिवाइसेस को देख के बनाए जाते हैं। तो हमने अब अगला मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट कौन सा टारगेट करना है, जो हमें यहाँ पे मिला है, विच इज़ 575। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे आना है और हमारा अगला ब्रेक पॉइंट है 575। अब यहाँ आके हमने क्या करना है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ ताकि हमारे जो ये नीचे वाला काम है ना ये डिस्टर्ब ना करे, बाद में इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी, ये क्या था, ओवरले इनर था ना, इस ओवरले इनर को पकड़ें और इसको फिलहाल के लिए डिस्प्ले नन कर दें। ठीक, यहाँ डिस्प्ले नन कर दें तो ये सारी स्क्रीन्स पे डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ डिस्प्ले नन हो, जब आपका स्क्रीन साइज ये हो
बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहने दो। एज इट इज़ नहीं मतलब ज़ाहिर है जब डिस्प्ले नन कर देंगे तो सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। इसको इस स्क्रीन साइज पे जाके क्या कर दो, डिस्प्ले नन। तो इस स्क्रीन पे जाके ओवरले इनर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, बड़ी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा, जो ही ये उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से बड़ा होगा। अब मुझे इससे बड़ी स्क्रीन पे भी इसको नन करना है, तो मुझे यहाँ नन करने के बजाय फिर क्या करना चाहिए? अगेन इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द डेव टूल टू चेक द एग्जिस्टिंग बिहेवियर और बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिहेवियर चेंज द बिहेवियर एज डिजायर्ड एज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जब ये 768 से ऊपर जाएगा तो वो शो हो जाएगा कंटेंट। कैन यू सी इट? जो ही ये नीचे आएगा वो सारा कंटेंट गायब। ये गायब करना मकसूद नहीं है, इसका मैं प्रॉपर हल बताऊंगा कि ये रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और आपको कोई नहीं, मुझे गायब नहीं करना है, मुझे इसको एडजस्ट करके दें फिर, तो उसकी भी अप्रोच पे आता हूँ। पहले मैं सिर्फ ऊपर वाली को टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से और नीचे आता हूँ, यहाँ पे 575 पे मुझे आना है और ये है 575। अब यहाँ पे ये भी डिस्टर्ब हो गया, तो हम एक ही काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि छोटी स्क्रीन पे आके इन तीनों चीज़ों को भी गायब कर देते हैं और इनकी जगह 3 डिफरेंट आइकन्स प्लेस कर देते हैं। ठीक, तो अभी मेरे पास आइकन्स है नहीं, तो मैं जस्ट ये काम करता हूँ कि यहाँ आके ईमेल, फ़ोन और एड्रेस, इन तीनों चीज़ों को मुझे रिप्लेस करना है विद समथिंग एल्स। और वो समथिंग एल्स क्या है? दैट इज़ 2 अप्रोचेज़ हैं। आप इस यूएल की जगह, ये यूएल की जगह नहीं, एक और यूएल बना लें और उसे कहें इस पूरे को हटा के इस पूरे को भी हटा के इस पूरे को भी हटा के एंकर टैग में सिर्फ क्या लिखें? ई फॉर ईमेल। यहाँ आइकन रखना है, अभी मेरे पास आइकन है नहीं तो मैंने आइकन की जगह सिर्फ क्या लिखा है? ई लिखा है। इसको हटा के पी और इसको हटा के ए। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ओरिजिनल वाले को कट कर दूं और यहाँ पे लाके ये कर दूं, मैं ये चाहता हूँ कि जब छोटी स्क्रीन हो तो छोटी स्क्रीन पे ईमेल पूरा लिखा होने के बजाय ईमेल का आइकन शो हो जाए, फ़ोन नंबर पूरा लिखा होने के बजाय फ़ोन नंबर का आइकन शो हो जाए और एड्रेस पूरा लिखा होने के बजाय एड्रेस का आइकन शो हो जाए। मेक सेंस? तो इससे क्या होगा, मोबाइल स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फ़ोन के आइकन पे क्लिक करें तो आपका डायलर ओपन हो जाए। फ़ोन नंबर ज़रूर देखना है आपने, सेव ज़रूर करना है, अगर करना ही है तो डायलर पे लाके उसको सेव कर दें। ठीक, और अगर ईमेल किसी को करनी है तो ईमेल के आइकन के क्लिक करें तो ईमेल ओपन होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट ऐप, और अगर एड्रेस देखना है तो एड्रेस के आइकन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? एड्रेस ओपन होना चाहिए। वो तीनों काम तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने चेंज क्या किया है, एंकर का डिस्प्ले होने वाला कंटेंट बिहाइंड द सीन href में तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जैसे अभी मैंने यहाँ से ये गायब कर दिया ना, ये अब कल इसको इम्प्लीमेंट करूँगा कि छोटी स्क्रीन पे आके इसको हाइड कर दें, इसको शो कर दें और बड़ी स्क्रीन पे वाइस वर्सा कर दें। बड़ी स्क्रीन पे इसको हाइड कर दें और इसको क्या कर दें? शो कर दें। फिर एक ही चीज़ की 2 वेरिएशंस होंगी आपके पास। स्मॉल स्क्रीन्स पे क्या शो होंगे? आइकन्स, और लार्ज स्क्रीन पे क्या शो होगे? वो पूरा का पूरा कंटेंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर। और क्लियर हो ये बात? अभी मैं सिर्फ ये इसको मिटा के इसलिए दिखाया कि अभी ज़ाहिर है टाइम नहीं है, मुझे आइकन्स पहले लाने पड़ेंगे और आइकन ला के भेजेगा। छोटी स्क्रीन पे ये होना चाहिए और बड़ी स्क्रीन पे क्या होना चाहिए? ये वापस आ जाए और ये हाइड हो जाए। यानी इस स्क्रीन पे ये हो जाए और छोटी स्क्रीन पे जाके क्या हो जाए? वो जो आइकन है वो शो हो जाए। तो छोटी स्क्रीन पे फिर ये भी बेनिफिट होगा कि चूंकि राइट साइड पे भी 4 आइकन्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी 4 आइकन्स हैं, तो फिर इन्हें हमें ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम एक ही लाइन में लेफ्ट साइड पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स
और राइट साइड पे सोशल डिटेल्स, दैट वुड वर्क परफेक्टली वेल। ठीक, अभी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हुआ नहीं, लेकिन अप्रोच बता दी आपको, CSS वेरिएबल्स बताएं आपको, एंड दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स लिटरली। शायद आपको आज का लेक्चर बोरिंग लगा है थोड़ा सा, लेकिन इसको जब आप खुद करेंगे ना थोड़ा सा, यू वुड रियली इन्जॉय इट, क्योंकि ज़ाहिर है समझाने में आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि मैं जब एक प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ ना तो मैं